हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएससी फाइनल केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी बीज नियम क्या है? कि ये बताना है कि क्यूरी बीज नियम क्या है। तो इसमें सबसे पहले इसे करना है क्यूरी बीज नियम। जो पदार्थ चुंबकीय तनु नहीं होते उन पर यह नियम लागू होता है, जिसके अनुसार यानी इसमें एक फॉर्मूला है जो लिखना है, काई है m इज इक्वल टू c अपॉन t माइनस थीटा। और ये थीटा क्या है? क्यूरी बीज नियतांक है। आपको यहाँ पे लिखना है थीटा क्यूरी बीज नियतांक है, और इसका नाम ये काई एम है, और ये सी टी ताप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Mn+2 संकुल हल्के रंग के क्यों होते हैं? यानी जो मैग्नीज का जो यौगिक है उसमें से +2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो ऐसे संकुल बनते हैं या यौगिक बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं, वो हल्के रंग के क्यों होते हैं या ज़्यादा गहरे रंग के क्यों नहीं होते? तो अपन को पता है कि किसी भी यौगिक का रंग उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, उत्तर लिखा, फिर आगे लिखना है Mn+2 संकुल यानी D5 विन्यास, यानी इसका जो मैग्नीज का विन्यास होता है उसमें D5 विन्यास, यानी जो D उपकोष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D5 विन्यास वाले आयन हल्के रंग के होते हैं, ऐसा इनके स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास। अपन को पता है कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर जो कोई भी उपकोष अर्ध भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ है तो वो यौगिक काफ़ी स्थायी होता है, स्टेबल होता है। तो इस कारण से ये डी संक्रमण का विरोध करते हैं, यानी संक्रमण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनका रंग वह होता है वो हल्का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लेपार्ड कक्षक वर्णन नियम क्या है? लेपार्ड कक्षक वर्णन नियम क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हेडिंग लगानी है, लेपार्ड कक्षक वर्णन नियम, और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है इसे। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, इस नियम के अनुसार केवल वह संक्रमण अनुमत होते हैं जिनमें कक्षा की सममिति में असमानता हो, यानी समानता नहीं होनी चाहिए, असमानता हो। अतः सम से विषम, ग्रेड टू अपग्रेड, यानी G से U एंड U से G संक्रमण हो तो अनुमत होता है, लेकिन सम से सम यानी सममिति में समानता हो जाएगी। सम से सम, G से G, U से U संक्रमण क्या है? वर्जित है। जबकि G से U एंड U से G क्या संक्रमण क्या है? अनुमत है। तो ये हो गया लेपार्ड वर्णन नियम। इसको इस प्रकार लिखना है तो आपके जो मार्क्स होंगे वो पूरे में से पूरे दिए जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन है, Ml पाई बंधन का एक उदाहरण दीजिए। गिव एग्जाम्पल ऑफ Ml पाई बॉन्ड। तो इसका एक एग्जाम्पल है 2,2 बाईपिरिडिल। Ml पाई बंधन का एक उदाहरण है, यानी इसमें Ml पाई बंध पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु एथिलीन संकुलों में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है?
धातु एथिलीन संकुल यानी कार्ब धात्विक संकुल। कार्ब धात्विक यौगिक आपने पढ़े होंगे पहले क्लासों में। तो यहाँ पे धातु एथिलीन संकुलों में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो आंसर है एथिलीन अणु के पाई इलेक्ट्रॉन धातु आयन के रिक्त डी कक्षक में चला जाते हैं, जिससे यहाँ पे ये सिग्मा है। ओके, ये सिग्मा है, सिग्मा ऐसे सिग्मा उपसंयोजक बंध का निर्माण होता है, जबकि एथिलीन अणु के रिक्त एंटीबॉन्डिंग या प्रति आबंधन पाई कक्षक धातु के भरे हुए डी कक्षक से अतिव्यापन करके बैक बॉन्ड पश्च आबंधन, इसको क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड पश्च आबंधन, अपन ने 12th में पढ़ा है। तो पश्च आबंधन द्वारा पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक स्थिति में तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और दूसरी स्थिति में ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। इनमें अपन ने पहले पढ़ा है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी बजाय पाई बॉन्ड कम स्टेबल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अति सूक्ष्म तत्व क्या है? अति सूक्ष्म तत्व, अब ये जो वर्ड लिखा है अति सूक्ष्म तत्व, अति सूक्ष्म तत्व क्या है? तो इसके अंदर लिखना है वे तत्व जो प्रकृति में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं अति सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, जैसे वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, निकल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, वोल्फ्राम, लिथियम, ये सभी तत्व क्या है? अति सूक्ष्म तत्व है। बस इतना ही लिखना है और नंबर पूरे में से पूरे। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कृत्रिम अंगों के निर्माण में कौन सा बहुलक काम में आता है? आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी से कुछ अंग है वो कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कृत्रिम अंगों के निर्माण में सिलिकॉन रबड़ और पॉलीफॉस्फेजेंस काम में आते हैं। सिलिकॉन रबड़ और पॉलीफॉस्फेजेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है धातु कार्बोनिलों के 2 उपयोग बताइए। धातु कार्बोनिलों के 2 उपयोग बताइए। टू यूजेज ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है धातु कार्बोनिल के 2 उपयोग, इसके नीचे ये हेडिंग में लिखना है। और इसका फर्स्ट उपयोग है, ये फर्स्ट वाला उपयोग है, धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए अशुद्ध धातुओं से वाष्पशील कार्बोनिल यौगिक बनाकर उनका विघटन किया जाता है। यानी जो वाष्पशील कार्बोनिल यौगिक है उनका विघटन किया जाता है। वाष्पशील कार्बोनिल यौगिकों का विघटन कर धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। यानी इस धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए धातु कार्बोनिलों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग है निकल व क्रोमियम की प्लेटें व धातुओं के दर्पण कार्बोनिलों द्वारा बनाए जाते हैं। निकल Ni व क्रोमियम Cr की प्लेटें व धातुओं के दर्पण कार्बोनिलों द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फास्फोरस की जैव भूमिका बताइए। फास्फोरस की जैव भूमिका, जीवों में किस प्रकार काम में आता है ये, इस बारे में बताना है कि फास्फोरस हमारे किस लिए काम का है, हमारे अंदर किस रूप में पाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारे शरीर की हड्डियों व दांतों में
दांतों के विकास के लिए फास्फोरस फॉस्फेट के रूप में काम आता है। फास्फोरस पी इसका फॉस्फेट के रूप में काम में आता है, में आवश्यक है। फॉस्फेट बफर के रूप में कोशिकाओं के पीएच को नियंत्रित करता है। हमारे जो रक्त कोशिकाएं होती है हमारे अंदर, उनके पीएच को नियंत्रित कौन करता है? फॉस्फेट बफर विलियन के रूप में। बफर के बारे में अपन ने पढ़ा है पहले से। पीएच को नियंत्रित करता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में एडीपी और एटीपी भी फॉस्फेट होती है। एडीपी और एटीपी हमारे अंदर होती है। एनएडीपी भी फॉस्फेट है। फिर है न्यूक्लिक अम्लों में फास्फोप्रोटीनों के फास्फोलिपिड ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण में भी फास्फोरस का उपयोग होता है, या फास्फोरस इसमें होती है ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सिलिकॉन्स को परिभाषित कीजिए। गिव definition of सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन की डेफिनेशन इस प्रकार होगी। सिलिकॉन Si, कार्बन C, सिलिकॉन Si, कार्बन C तथा ऑक्सीजन O2 के बहुलक यौगिकों को क्या कहते हैं? सिलिकॉन। ये उदासीन अणु है व इनकी संरचना में सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणु एकांतर क्रम में श्रृंखला या वलय या जाल के रूप में रहते हैं व इनके पार्श्व में कार्बनिक समूह जुड़ा रहता है। कौन जुड़ा रहता है? कार्बनिक समूह। यहाँ पे इनमें सिलिकॉन व ऑक्सीजन एकांतर क्रम में होते हैं, एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जो वलय या जाल के रूप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है Ag+ यानी Ag क्या होता है? चांदी को कहते हैं वैसे। Ag+ प्रकृति में किस रूप में रहते हैं? Ag+ प्रकृति में, Ag+ मतलब Ag आयन प्रकृति में किस रूप में रहते हैं? तो इसमें होगा Ag+ प्रकृति में मृदु अम्ल के रूप में रहते हैं। इसका बस इतना सही आंसर लिखना है और आपको पूरा 1.5 नंबर मिलेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, 2 कठोर अम्लों के नाम लिखो। 2 कठोर अम्लों के नाम लिखने हैं। तो 2 कठोर अम्ल हो गए, एक तो हो गया H+, ये H+ है, ओके। और दूसरा हो गया Li+, यानी H+ और Li+ 2 कठोर अम्ल है, हम लोग को एग्जाम्पल है। फिर है संकुलों में विद्युत उदासीनता का सिद्धांत क्या है? संकुलों में विद्युत उदासीनता का सिद्धांत क्या है? संकुलों में विद्युत उदासीनता का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर लिखना है इस प्रकार। इस सिद्धांत के अनुसार जब लिगेंड धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो धातु पर ऋणावेश आ जाएगा जिससे स्थायित्व घट जाएगा, यानी इसमें स्थायित्व घट जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी। अब है क्वेश्चन नंबर 14, समांग हाइड्रोजनीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। समांग हाइड्रोजनीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, समांग हाइड्रोजनीकरण। सबसे पहले ये हेडिंग लगानी है, उसके बाद लिखना है कि वर्ग समतल एथिलीन संकुल हाइड्रोजनीकरण में समांग उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं।
समांग उत्प्रेरक की भांति, जैसे क्लोरोट्रिस कोष्टक ट्राइफेनिल फोस्फीन रोडियम। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये PS3P का होल थ्राइस RHCl, जिसे विल्किसन उत्प्रेरक कहते हैं। इसे कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं? विल्किसन उत्प्रेरक। पहला वर्ग समतल संकुल है जिसे प्रभावी समांग उत्प्रेरक के रूप में खोजा गया है। फिर फर्स्ट नंबर लगा के लिखना है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वैसे। तो विलयन अवस्था में यह उत्प्रेरक वियोजित होकर एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन अणु मुक्त करता है। ट्राइफेनिल फॉस्फीन मुक्त करता है और एक त्रि-उपसंयोजी संकुल PS3P का होल डाई RHCl बना लेता है। ऐसा यौगिक बन जाता है। ये संकुल अत्यधिक अस्थायी होता है, यानी ये जो संकुल बनता है, ये कंपाउंड, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। वह अभी तक इसे पृथक नहीं किया गया, यानी ये अपने जो यौगिक है इसे पृथक नहीं किया गया अभी तक। उत्प्रेरण के लिए PS3P होल थ्राइस RHCl के PS3P में वियोजन की पुष्टि निम्न तथ्यों से मिलती है। अब ये तथ्य लिखने हैं, यहाँ से शुरू करने हैं। तो तथ्य है नंबर 1, कम त्रिविमीय बाधा वाले ET3P प्रकार के लिगेंड युक्त वर्ग समतल संकुलों में समांग उत्प्रेरण का गुण नहीं पाया जाता। अतः भारी लिगेंडों की त्रिविमीय बाधा से संकुलों का वियोजन समांग उत्प्रेरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आगे 2 नंबर लगा के लिखना है। इस प्रकार के इरिडियम संकुल में धातु फास्फोरस बंध मजबूत होता है। धातु फास्फोरस बंध मजबूत आता है, जिससे वह आयनित नहीं हो पाता, वह न ही ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं बताइए। तो इसका आंसर होगा संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं इस प्रकार होगी। संयोजकता बंध सिद्धांत की निम्न कमियां, ये लिखना है पहले। सीमाएं इस पे ये नीचे अंडरलाइन करनी है। उसके बाद लिखना है कि संयोजकता बंध सिद्धांत की निम्न कमियां हैं। जो नंबर 1 ये है, इस प्रकार है। लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगहीन आयन मुक्त करते हैं। जो जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स है, जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स है, वो उनके जो विलयन होते हैं रंगीन आयन मुक्त करते हैं। संकुल विलयन रंगीन आयन मुक्त करते हैं। पदार्थों का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के अणु या आयन पर जब दृश्य प्रकाश में से कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तब वे रंगीन दिखते हैं। संक्रमण धातुओं के संकुल आयन रंगीन क्यों दिखते हैं, इसकी व्याख्या संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं कर सका। ये लिखना है इस प्रकार, थोड़ा लंबा है बट है अच्छा। नंबर 2 है इसमें। इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे व बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएंगे। आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे व बाह्य संकुल कक्षक कब बनाएंगे। संकुलों के चुंबकीय गुणों के आधार पर हम उसके संकुल निर्माण की प्रक्रिया को समझा सकते हैं, लेकिन संरचना के आधार पर उनके चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान इस सिद्धांत के आधार पर नहीं लगाया जा सका। वैसे इस सिद्धांत के बाद बहुत सारे सिद्धांत आए हैं जिनसे हमें जो ये सीमाएं हैं इनका पता चल चुका है अभी। तो 3rd नंबर ये है इसमें।
मिश्रित संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। और ये 4th नंबर है, इस सिद्धांत के आधार पर संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना भी नहीं की जा सकती। यानी ऊर्जा का परिवर्तन मात्रात्मक रूप से ऊर्जा में परिवर्तन मात्रात्मक रूप से किस प्रकार हो रहा है, इस बात को ये थ्योरी नहीं समझा पाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, LS युग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। कि LS युग्मन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी अपनी। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, LS युग्मन किसी उपकोष में एक या एक से ज़्यादा होने की स्थिति में एक का परिणामी मान L व चक्रण MS के परिणामी मान को परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या S द्वारा दर्शाते हैं। L व S, अब वे L व S दोनों के युग्मन को चक्रण कोष युग्मन या LS युग्मन कहते हैं। हो गई डेफिनेशन, तो हो गई इसकी LS युग्मन की। अब आगे क्या है, इस युग्मन के कुल परिणामी मान को कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? J से। J के मान L+S से LS तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या है? स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या है? तो ये स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिकों के धातु आयन व लिगेंड अणुओं के एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहलाता है। ठीक है, आवेश स्थानांतरण ये हो गया। देखिए इधर अंडरलाइन करनी है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में। फिर लिखना है संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिकों के, जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है उनके संकुल यौगिक होते हैं, के धातु आयन वे लिगेंड अणुओं का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जय हिंद।